हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे 12th क्लास में भी आता है, ये 15 मार्क्स में, और ये आपका बीकॉम में भी आता है। ठीक है, तो आप बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग और अ प्लानिंग प्रोसेस। या तो आपसे पूछा गया कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, या पूछेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स प्लानिंग में हम फॉलो करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, मतलब प्लानिंग क्या होती है, उसके बाद मीनिंग बताया था, डेफिनेशन और इसके फीचर बताए थे। आगे इस चैप्टर में से आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप डायग्राम अगर बनाना चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और आपको मैं बताऊंगी अलग के तरीके से भी आप डायग्राम बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें फर्स्ट दे रखा है आपका लक्ष्यों का निर्धारण। सबसे पहले हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, उसके बाद नियोजन के आधारों का निर्धारण करते हैं, फिर पूर्वानुमान लगाते हैं, वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करते हैं, वैकल्पिक मार्गों का फिर मूल्यांकन करते हैं, फिर सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं, फिर उपयोजनाओं का निर्माण करते हैं, योजनाओं का संदेश वहन करते हैं, योजनाओं पर नियंत्रण करते हैं, प्रतिपुष्टि करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे प्रोसेस बना रखा है, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, उसके बाद ऐसे एरो एरो लगा के आप सारे पॉइंट ऐसे दिखा सकते हो। वैसे जब भी प्रोसेस का क्वेश्चन आए तो आपको डायग्राम बनाना जरूरी होता है, क्योंकि डायग्राम से एक क्लियरिटी आपकी क्वेश्चन की पता लगती है कि आपने कौन कौन से पॉइंट उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बात करते हैं आज की प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका दे रखा है लक्ष्यों का निर्धारण। नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है। प्रत्येक संस्था की स्थापना किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। प्रभावी नियोजन के लिए यह आवश्यक है कि संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाए। योजनाएं लक्ष्यों के निर्धारण में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मतलब जब हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होगा तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही हम क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक प्लानिंग बनाने का कोई फायदा नहीं होता। जैसे हमारा लक्ष्य है कंपनी का कि हमें अपनी बिक्री 10 लाख करनी है, हमारी बिक्री 8 लाख है, हमें 8 लाख से 10 लाख करनी है, तो ये हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। कि सबसे पहले क्या होता है, जब लक्ष्य होगा तभी हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नियोजन के आधारों का निर्धारण। नियोजन प्रक्रिया का अगला चरण उसके आधारों की स्थापना करना है। नियोजन आधारों से अभिप्राय ऐसी मान्यताओं से जो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वातावरण तैयार करती है। इसमें विभिन्न पूर्वानुमानों, आधारभूत नीतियों तथा कंपनी की विद्यमान योजनाओं आदि को शामिल किया जाता है। नियोजन के आधारों को पूर्वानुमान भी कहा जाता है। ये आधार संस्था के आंतरिक वातावरण से संबंधित होते हैं। यह आधार नियंत्रण योग्य अथवा अनियंत्रण योग्य हो सकते हैं। मतलब हम देखते हैं हमारी संस्था में ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब हम अपनी संगठन का एक तरह से अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमारे संगठन में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम प्लानिंग करें, मतलब कौन किन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, किन को हम नहीं नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब हम अपनी संस्था की नीतियाँ देखते हैं, पूर्वानुमान देखते हैं, वातावरण देखते हैं। एक तरह से हम अपनी पूरी संस्था का ऑब्जर्वेशन हम अपनी संस्था की कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पूर्वानुमान लगाना, मेकिंग फोरकास्ट। नियोजन प्रक्रिया का तीसरा कदम है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान का अर्थ है भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही अनुमान लगाना। यह नियोजन की सीमाओं पर आधारित होता है। आधुनिक जगत में व्यावसायिक एवं औद्योगिक जटिलताएं बहुत बढ़ गई है, जिनका सामना करने के लिए परिवर्तनों से संबंधित दशाओं का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। प्राय पूर्वानुमान की आवश्यकता व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक स्तर पर लगाई जाती है। पूर्वानुमान आंतरिक भी होता है और बाहरी भी होता है। जैसे भविष्य में ग्राहकों की रुचि में क्या परिवर्तन होगा, जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। देखो, हमें क्या करना पड़ता है जब भी हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में क्या होता है, हम पूर्वानुमान ही तो लगाते हैं। पूर्वानुमान हम किस किस चीज़ का लगाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ग्राहकों की रुचि किस चीज़ में होगी, हमारी जनसंख्या में वृद्धि होगी या नहीं होगी, जिस चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमत आने वाले टाइम में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हमें कच्चा माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना मिलेगा, कितने प्राइस पर मिलेगा, मशीनें मिलेंगी या हमें श्रम से ही अपना काम चलाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है, पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। ठीक है,
और जैसे जैसे हमारे वातावरण में परिवर्तन होगा, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, रीति रिवाज वगैरह जितने भी होते हैं, इन सभी वातावरण में अगर जैसे ही परिवर्तन होगा, वैसे ही हमें अपने वातावरण में भी हमें अपने व्यवसाय में भी परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद है वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना। मतलब जैसे उत्पादन करने के लिए हमारे पास विकल्प है। जैसे हमारे पास विकल्प है कि हम अपने जो व्यवसाय में, जैसे हम कॉपी का उत्पादन कर रहे हैं, कॉपी मतलब कॉपी या पेंसिल का उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम पेंसिल बना रहे हैं, हमारी संस्था पेंसिल बना रही है, तो हम पेंसिल क्या है, मशीन से भी बना सकते हैं या हाथ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम और ऑप्शन की तलाश करेंगे कि हम पेंसिल और किस चीज़ से बना सकते हैं, मतलब वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन करेंगे। नियोजन प्रक्रिया का चौथा महत्वपूर्ण चरण है वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण। आधुनिक व्यावसायिक युग में प्रत्येक कार्य के अनेक विकल्प होते हैं। व्यावसायिक सफलता के लिए नियोजक को कार्य से ही संबंधित सभी विकल्पों का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नियोजक को अधीनस्थों व कार्य विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करके नए नए विकल्प मार्गों की खोज भी करनी चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक युग गतिशील प्रकृति का, जिसमें दिन प्रतिदिन नवीन परिवर्तन होते हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे हम अपनी पेंसिल का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे हम पेंसिल घर पर ही बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ ये पता है कि हम पेंसिल घर पर ही बना रहे हैं। हम उसके वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन करना चाहिए कि पेंसिल और किस चीज़ से बन सकती है। जैसे मशीनों से भी बन सकती है पेंसिल। हमें विचार विमर्श करना चाहिए, जितने भी संस्था में लोग हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए और हमें और नए नए विकल्पों को खोजना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट हो गए। फर्स्ट मैंने बता दिया ना आपको, लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, उसके बाद हम अपने संगठन का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद पूर्वानुमान लगाएंगे, फिर वैकल्पिक मार्गों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। उसके बाद आता है पॉइंट वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन करना। विकल्पों का निर्धारण करने के पश्चात प्रबंधक को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। अब हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो गए, उन बहुत सारे विकल्पों में से हमें एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का क्या, मतलब विकल्पों का हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कौन से विकल्प से, मतलब किस चीज़ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे हमें क्या है, आने वाले फ्यूचर हमारा, मतलब लंबे समय तक संगठन हमारा चलता रहे। जैसे विकल्पों का निर्धारण करने के पश्चात प्रबंधक को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के तुलनात्मक मूल्यांकन करना पड़ता है। मतलब तुलना करनी पड़ती है, कौन सा विकल्प अच्छा है, सबसे अच्छा है। इसके अंतर्गत विभिन्न विकल्पों का गहन परीक्षण एवं कार्य के संबंध में उपयुक्तता के आधार पर तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत कठिन कार्य है, इसलिए प्रबंधक को पर्याप्त सावधानी, सतर्कता, दूरदर्शिता से कार्य करना चाहिए। विकल्पों का मूल्यांकन करते समय संस्थागत उद्देश्यों को विशेष महत्व देना चाहिए, अर्थात सर्वश्रेष्ठ विकल्प वही माना जाता है। मतलब हमें देखना चाहिए कि मतलब सब जितने भी हमने विकल्प इकट्ठे किए, उन विकल्पों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए, उनकी तुलना करनी चाहिए कि उन सारे विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है। ठीक है, उसके बाद मतलब तुलना करनी चाहिए, कौन सा प्रॉफिट देगा, कौन सा हमें लॉस देगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा, मतलब हमें सिर्फ मूल्यांकन करना है। उसके बाद है 6 पॉइंट, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद अगला कदम आता है उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। ये हमने मूल्यांकन कर लिया, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा। उसके बाद हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करेंगे, जो उनमें से सबसे अच्छा विकल्प होगा उसका हम क्या कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे। यदि कोई विकल्प ऐसा है जो परिस्थितियों के बदलने तो चुने गए विकल्प के असफल होने पर लाभदायक सिद्ध होता है, तो ऐसे विकल्प को रिजर्व कर, मतलब अगर हमारे पास 2 ऑप्शन अच्छे आए हैं, 2 विकल्प हमें अच्छे लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक विकल्प का यूज़ करके दूसरे को हम रिजर्व में रख लेंगे। अगर वो काम नहीं आया तो दूसरा हम विकल्प यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट, उप योजनाओं का निर्माण करना। मूल योजनाओं का निर्माण हो जाने के पश्चात उच्च क्रियान्वयन करने के लिए अन्य आवश्यक उप योजनाएं तैयार करनी होती हैं। ये उप योजनाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि मूल योजना का अंग होती हैं। मतलब छोटी छोटी हम योजनाएं बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, उप योजनाएं। मतलब क्या करते हैं, छोटे छोटे, जैसे अलग अलग विभाग की अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं बना दी हमने। जैसे किसी योजना के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन में नई नीतियों अथवा कार्यविधियों का विकास करने के लिए उप योजनाएं अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि कोई संस्था कार बनाने तथा विक्रय का निर्णय लेती है तो योजना मूल योजना कहलाती है। ठीक है, कार बनाने का निर्णय ले लिया, ये हमारी क्या है, मूल योजना। तथा इसके उत्पादन, विपणन, वित्त विभाग, विक्रयोपरांत सेवा व्यवस्था से संबंधित योजनाएं उप योजनाएं। जब हम अलग अलग विभाग की छोटी छोटी योजनाएं, बताया ना मैंने, छोटी छोटी योजनाएं बना देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उप योजनाएं। ठीक है,
योजनाओं का संदेश वहन करना। नियोजन का अगला कदम है योजनाओं को प्रत्येक प्रबंधक तक पहुंचाना। योजनाओं को लागू करने के लिए इनका प्रभावी संदेशवान आवश्यक, मतलब योजनाएं बना दी, फिर सभी प्रबंधकों को हम बता देंगे कि ये योजनाएं हैं, आपको इस तरीके से अपना सारा कार्य करना है, ताकि हमारी प्लानिंग क्या है सफल हो सके और संगठन को क्या हो सके, लाभ हो सके। तो ये 8 पॉइंट था आपका। उसके बाद आपका आता है 9th पॉइंट, योजनाओं पर नियंत्रण करना। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम लागू की गई योजनाओं की जांच करना। यदि किसी योजनाओं को लागू करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उनकी कमियों एवं कमजोरियों का पता लगा, मतलब योजनाओं पर नियंत्रण करना, मतलब अगर कोई योजनाएं अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रही तो उन पर नियंत्रण करना। कौन सी योजना हमारी अच्छे से कार्य कर रही है, कौन सी नहीं कार्य, मतलब सारी योजना हमें क्या है देखना, उन योजनाओं को कि अच्छे से सारी योजनाएं पूरी हो रही है या नहीं हो रही, सारी योजनाएं अच्छे से कार्य कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। 10 पॉइंट है आपका प्रतिपुष्टि एवं अनुसरण। योजना का कार्य निरंतर चलता रहता है, इसे लागू कर दिए जाने के पश्चात प्रबंधकों का कार्य समाप्त नहीं, मतलब ये नहीं कि हमने योजना बना दी, प्लानिंग बना दी तो हमारा काम खत्म हो गया। हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ता है जो हमने प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या है तुरंत कोई ना कोई सुधार करके अपनी प्लानिंग में चेंज करते हैं। ठीक है। तो ये आपके 10 पॉइंट है, उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। आपको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट था आपका लक्ष्यों का निर्धारण। सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उसके बाद हम अपनी संस्था का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई ना कोई पूर्वानुमान लगाएंगे, फिर वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करेंगे, बहुत सारे विकल्पों को इकट्ठा करेंगे हम, उसके बाद विकल्पों का हम मूल्यांकन करेंगे, कौन सा अच्छा विकल्प है, कौन सा बुरा विकल्प है, फिर उनमें से हम चुनाव कर लेंगे, फिर उप योजनाओं का निर्माण करेंगे कि मतलब छोटी छोटी योजनाएं बनाएंगे अलग अलग विभाग के लिए। उसके बाद योजनाओं को प्रबंधकों को बता देंगे कि क्या क्या योजनाएं हमने बनाई हैं। उसके बाद योजनाओं पर हम नियंत्रण करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारी प्लानिंग सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये आपके 10 पॉइंट, उम्मीद आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।